नमस्कार। जीएस प्राइम के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी 24 जून, ऑप्शन सी 25 जून या फिर ऑप्शन डी 26 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 जून। विटिलिगो के बारे में वैश्विक जागरूकता पैदा करने के लिए 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस यानी वर्ल्ड विटिलिगो डे मनाया जाता है। विटिलिगो एक त्वचा विकार है जिसके कारण त्वचा में रंग की कमी हो जाती है, जिससे रंग द्रव्य के नुकसान से त्वचा पर कई तरह के पैटर्न बन जाते हैं। पहला विश्व विटिलिगो दिवस 25 जून 2011 को मनाया गया था। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 23 जून, ऑप्शन बी 24 जून, ऑप्शन सी 25 जून या फिर ऑप्शन डी 26 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 जून। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ हर साल 25 जून को नाविकों और नौसैनिकों को सम्मान देने के लिए नाविकों का वार्षिक दिवस यानी डे ऑफ सीफेरर्स मनाता है, जो समुद्री परिवहन का संचालन करके पूरी दुनिया को कार्य करने में मदद करते हैं। 2021 में डे ऑफ सीफेरर्स की 11वीं वर्षगांठ है। 2011-21 के अभियान का विषय है नाविक शिपिंग के भविष्य के मूल में, यानी सीफेरर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर। इस दिन का प्रस्ताव विश्व अर्थव्यवस्था और नागरिक समाज में नाविक के योगदान का जश्न मनाने के लिए 2010 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा दिया गया था। यह विशेष दिन 2011 से मनाया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है, भारत और विश्व बैंक ने मिलकर किस राज्य के लिए 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता किया है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मिजोरम। मिजोरम सरकार के साथ भारत सरकार ने मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना यानी मिजोरम हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक के साथ 32 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना का उद्देश्य मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रबंधन क्षमता और गुणवत्ता में सुधार करना है, जिसमें कम सेवा वाले क्षेत्रों और कमजोर वर्गों के लाभ पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विश्व बैंक का गठन जुलाई 1944 में हुआ था तथा इसके अध्यक्ष डेविड मालपस हैं। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा तथा राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। चौथा प्रश्न है, हाल ही में ओडिशा तट से भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए नाग, ऑप्शन बी ब्रह्मोस, ऑप्शन सी निर्भय या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी निर्भय। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने 24 जून 2021 को ओडिशा के बालासोर के चांदीपुर में एक एकीकृत परीक्षण रेंज यानी आईटीआर से सबसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भय का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल की 8वीं परीक्षण उड़ान थी। निर्भय की पहली टेस्ट फ्लाइट 12 मार्च 2013 को हुई थी। निर्भय एक लंबी दूरी की हर मौसम में मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे डीआरडीओ द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। मिसाइल को कई प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जा सकता है और यह पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता करीब 1500 किलोमीटर है। पांचवा प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी S&P ने भारत की वित्त वर्ष 2022 के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? ऑप्शन ए 8.5%, ऑप्शन बी 9.0%, ऑप्शन सी 9.5% या फिर ऑप्शन डी 10%। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9.5%।
S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के FY22 के विकास अनुमान को पहले के 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। कोविड महामारी की आगे की लहरों के जोखिम की चेतावनी दी। इसने 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले अगले वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर 7.8% रहने का भी अनुमान लगाया। एजेंसी ने विकास के दृष्टिकोण को यह कहते हुए कम कर दिया कि अप्रैल और मई में गंभीर दूसरे कोविड-19 के प्रकोप के कारण राज्यों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन और आर्थिक गतिविधियों में तेज संकुचन हुआ। छठवां प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स अ वंडरफुल लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए चेतन भगत, ऑप्शन बी विक्रम संपत, ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड। भारतीय ब्रिटिश लेखक रस्किन बॉन्ड ने एलएफ बुक कंपनी द्वारा प्रकाशित इट्स अ वंडरफुल लाइफ नामक एक नई पुस्तक लिखी है। पुस्तक एक अवधारणात्मक उत्थान, गहराई से चलती और गैर काल्पनिक तरीके से लिखी गई है। वह पद्मश्री और पद्म भूषण के प्राप्तकर्ता हैं। उनका पहला उपन्यास रूम ऑन द रूफ था। सातवां प्रश्न है, 2022 में होने वाले 9वें मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी म्यांमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच यानी आईईएफ ने घोषणा की कि भारत 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज यानी आमिर 9 की मेजबानी करने के लिए सहमत हो गया है। 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन की तारीखों की घोषणा बाद में की जाएगी और यह 2018 के दौरान अबू धाबी में पिछली बैठक में हुई समझ को आगे ले जाएगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच 71 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संगठन है, जो वैश्विक ऊर्जा बाजार का 90% हिस्सा है। यह एक सतत और समावेशी भविष्य के लिए संक्रमण में ऊर्जा सुरक्षा, बाजार स्थिरता और पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली ऊर्जा वार्ता आयोजित करता है। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस पूर्व एथलीट को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी सुनीता रानी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली सरकार ने पूर्व ओलंपिक पदक विजेता भारोत्तोलक कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति नियुक्त किया। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। उन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में स्नैच और क्लीन एंड जर्क श्रेणियों में 110 किलोग्राम और 130 किलोग्राम भार उठाकर इतिहास रचा। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। नौवां प्रश्न है, यातना पीड़ितों के समर्थक में अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 जून, ऑप्शन बी 25 जून, ऑप्शन सी 26 जून या ऑप्शन डी 27 जून। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 26 जून। हर साल 26 जून को यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतरराष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव यातना के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है कि यह न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह एक अपराध भी है। पहली बार 26 जून 1998 को यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 10वां प्रश्न है, केंद्र द्वारा जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड की सूची में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी सूरत या ऑप्शन डी बनारस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंदौर।
केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 घोषित किया है, जिसमें इंदौर, मध्य प्रदेश और सूरत, गुजरात ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता, जबकि उत्तर प्रदेश सभी राज्यों में शीर्ष पर उभरा। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के तहत सामने आए। स्मार्ट सिटी पुरस्कार सामाजिक पहलुओं, शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, निर्मित पर्यावरण, जल, शहरी गतिशीलता के विषयों पर दिए गए। मंत्रालय के अनुसार अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड मिला। इसके बाद वाराणसी और रांची क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 11वां प्रश्न है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा आधिकारिक तौर पर कौन सा विंडो लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए विंडोज 8, ऑप्शन बी विंडोज 9, ऑप्शन सी विंडोज 10 या फिर ऑप्शन डी विंडोज 11। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी विंडोज 11। माइक्रोसॉफ्ट ने आधिकारिक तौर पर अपना नया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 लॉन्च किया। इसे विंडोज की अगली पीढ़ी कहा जा रहा है। जुलाई 2015 में वर्तमान नवीनतम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 लॉन्च होने के लगभग 6 दशक बाद रिलीज हुई है। विंडोज 11 विशेष है क्योंकि यह एक नए यूजर इंटरफेस, एक नए विंडोज स्टोर और प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित है, जिसमें एक केंद्र संरेखित टास्क बार और स्टार्ट बटन भी शामिल है। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स पहल भारत ने किस देश के साथ शुरू की है? ऑप्शन ए भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत नेपाल, ऑप्शन सी भारत भूटान या ऑप्शन डी भारत पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भारत भूटान। भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स लॉन्च किया है। इसे भूटान के कर प्रशासन को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करेगा। TIWB कार्यक्रम का उद्देश्य विकासशील देशों के बीच तकनीकी जानकारी और कौशल को उनके कर लेखा परीक्षकों को हस्तांतरित करके और सामान्य लेखा परीक्षा प्रथाओं और ज्ञान उत्पादों के प्रसार को उनके साथ साझा करके कर प्रशासन को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम भारत और भूटान के संबंधों में एक और मील का पत्थर है। इसे 24 महीने की अवधि में पूरा किया जाएगा। कल फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।